हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बिष्ट और आपका स्वागत है मेरी इसी वीडियो में। पहली वीडियो जो मेरी कंटेंट वीडियो आ रही है ये है रिगार्डिंग द रिसेशन। जैसे कि आप जानते हैं अपनी अभी जो इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है रिसेशन की ओर बढ़ रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल टाइम चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। काफ़ी सारे फैक्टर जो है वो बिगड़े पड़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, डिमांड सप्लाई चेन की बात करें, सब कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में आ गया है अभी। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 2008-9 में जो रिसेशन आया था उसी की तरफ हमारी इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और काफ़ी डेंजरस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेशन जो होता है वो होता क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि हम रिसेशन में हैं। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिसेशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाती है। इस इकोनॉमी में जो है हमारा अगर जीडीपी जो है ग्रोथ रेट कम हो जाती है। इसमें इसके कई रीजंस हो सकते हैं, कई रीज़न की वजह से कम होता है। बेसिकली अगर कोई भी कंट्री अगर कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट करती है तो इसका मतलब होता है कि ये साइन होता है कि एक तरह से वो कंट्री रिसेशन में है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ रही है। अभी जो वर्ल्ड जो है रिसेशन जो फेस कर रहा है उसका जो बेसिक 2 रीज़न अभी निकल के आ रहे हैं वो ये है कि कोविड क्राइसिस आया। पूरे 1 साल तक इकोनॉमी बंद रही थी, एक साल पूरा वर्ल्ड जो है शट डाउन रहा था। लोग अपने घर में कैद थे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था ओवर द कंट्री, ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हमें रशिया यूक्रेन की वॉर दिख रही है, इसके बाद इसके काफ़ी सारे इसकी वजह से जो है डिमांड सप्लाई का जो गैप क्रिएट हुआ है। इसमें क्या है कि वर्ल्ड की जो डिमांड है वो तो उतनी रहा है, लेकिन जो सप्लाई की जो चेन थी पीछे से वो ब्लॉक हो गई है। कि चाइना में जो है मेजर प्रोडक्शन हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, वहाँ की जो इकोनॉमी बंद हुई तो तब वर्ल्ड को रियलाइज़ हुआ कि हमें किसी भी एक कंट्री पे इतनी डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इकोनॉमी अगर कंट्री जो है कुछ प्रॉब्लम आती है वहाँ पे तो ऑल ओवर वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बेसिकली अगर हम रिसेशन की इफेक्ट्स की बात करें, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड पे, तो इसकी सबसे पहली बात ये है कि अभी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप आ रहा है उसमें सप्लाई चेन जो है पीछे से ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिमांड जो है वर्ल्ड की उतनी ही है, लेकिन जो सप्लाई जो है नहीं आ रही है, जिस वजह से उसके इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, काफ़ी कंट्री में बहुत बुरी हालत हो गई। इन्फ्लेशन रेट 10% से भी ऊपर रह गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि लोग, सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए, इस वजह से वो रेपो रेट्स को इंक्रीज़ कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिस वजह से लोगों के हाथ में पैसे की कमी हो जाए और वो ज़्यादा डिमांड ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये रेपो रेट्स होते क्या हैं। रेपो रेट्स एक तरह से हम अगर एज ए कस्टमर की बात करें तो हमारी जो डील होती है वो बैंक्स की होती है, प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनसे हमारी डील होती है। SBI, येस बैंक, HDFC बैंक, इन सब की बात करें तो एज ए बैंक की जो वर्किंग होती है कैसे चलती है कि वो लोन्स देते हैं, लोन्स पे जो इंटरेस्ट आता है उन पर, उससे अमाउंट वही उनकी एक तरह से अर्निंग होती है। ठीक है, एवरी कंट्री की बात करें, हर जो कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक जितने भी होते हैं उन सबका ऊपर एक टॉप में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि सबको ऑपरेट करता है, सबको इंस्ट्रक्ट करता है, सबको हेल्प करता है। ठीक है, सबको फंड्स प्रोवाइड कराता है अगर उनको ज़रूरत होती है तो बैंक्स को। बेसिकली लोन देने के लिए जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जब उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता है तो वो RBI से, जो सेंट्रल बैंक जो है वहाँ से जो है अमाउंट लेते हैं। इसके बदले में RBI जो है उनको सेम एज ए बैंक का फंक्शन होता है, उसी की तरह उनसे भी इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन्स देने के बदले में। वो इंटरेस्ट जो होता है वो कुछ अमाउंट होता है, फिर जब फर्दर जो कमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक है उस लोन अमाउंट को जब उस कस्टमर्स को देते हैं तो उससे थोड़ा सा सरप्लस के साथ वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बेसिकली अगर RBI जो है अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज़ करता है तो उससे क्या होगा, जो बैंक जो है वो भी अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज़ करने वाले हैं। इस तरीके से जब अगर RBI जो है अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज़ करता है तो बैंक के पास जो रिमेनिंग अमाउंट होता है जिसको वो एज अ लोन वो मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, कस्टमर्स को देते हैं कि होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया या फिर पर्सनल लोन हो गया, इन सबको देते हैं। तो रेपो रेट्स, RBI के रेपो रेट्स इंक्रीज़ करने से बेसिकली होगा क्या कि मार्केट में जो है अमाउंट ऑफ लोन जो है वो कम हो जाएगा। लोगों की जो EMIs है वो महंगी हो जाएंगी, तो लोग ये लोन्स लेने से या बैंक से लेने से, पैसे लेने से वो थोड़ा हिचकिचाएंगे बेसिकली। अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा में आपको दिख सकता है कि पिछले कुछ महीनों में जून मई के हिसाब से के आसपास से RBI ने लगभग 4 बार जो है रेपो रेट्स को बढ़ाया है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है हर बार। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.5%। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा तो डिमांड कम करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट वैसे ही बढ़ चुके हैं। साइड बाय साइड सब कुछ चीज़ें चलती हैं, हमारी करेंसी जो है वो टूटती जा रही है। तो एज़ पर डॉलर की कंपेयर करें तो अभी हमारा जो लोएस्ट करेंसी हिट करी है 80 के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, अभी दोबारा कम आ रही है पर वो कुछ RBI के रूल्स है उस वजह से हुआ है। ठीक है, तो करेंसी साइड बाय साइड हिट हो रही है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो लोग क्या करें, डिमांड कम करेंगे मार्केट में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वो चाहेंगे अपनी नेसेसिटीज़ के ऊपर खर्च करें, फालतू की लग्जरी आइटम या अदर जो है फालतू उनकी डिमांड ना करें। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, कंपनी उसका रेवेन्यू कम हो रहा है और उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंपनी
सारी कंपनियां जो है लॉस में जाती जा रही है। और हम इन स्टार्टअप्स की बात करें, जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न जिन्हें हम कहते हैं, ये जो स्टार्टअप एक बबल जो बन गया था वो ब्रस्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ महीनों पहले अगर हम बात करें तो हमें हर दिन एक न्यूज़ आ रही थी कि हर दिन एक नई कंपनी यूनिकॉर्न बन रही है। यूनिकॉर्न बेसिकली क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है कि कोई भी कंपनी स्टार्टअप जो है वो $1 बिलियन की इकोनॉमी बनती है वैल्यूएशन में। ठीक है, तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें, जितनी भी बड़ी कंपनी है, अनअकैडमी हो गया, ये सब जो स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी बड़ी वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, सब लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अभी अगर डिमांड ही नहीं होगी, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, उनकी सेल्स ही नहीं हो रही, तो वो कैसे किस तरह अपने एक्सपेंसेस को कट कर पे कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले जो है इसलिए वजह से अपने एक्सपेंस को कट करने के लिए जो सारी कंपनियां जो करती है एज अ एम्प्लॉयज़ को निकालती है। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा इससे बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है ओवर द कंट्री, ओवर द वर्ल्ड। जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ महीनों पहले हमें एक न्यूज़ आ रही थी कि हर दिन एक नई यूनिकॉर्न खड़ी हो रही है, हर दिन एक स्टार्टअप $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो वो सारी न्यूज़ अब आनी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अब स्टार्टअप विंटर शुरू हो गया है। स्टार्टअप विंटर का मतलब लोग जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको जो है फंडिंग नहीं मिल रही है किसी भी जगह से, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है। लोग अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है मार्केट की। ठीक है, तो इन सब स्टार्टअप जो है इनके ऊपर इनमें इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी। ठीक है, तो इस वजह से अब इनको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। इनको पता है कि सारे जो बिजनेस है उनका हाल अच्छा नहीं होने वाला अगले कुछ महीने तक। जो एज अ रिसेशन की बात करें, ये कब लगभग 1 साल तक हो सकता है कि ये अफेक्ट करे मार्केट को। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा टाइम होने वाला है। तो हम न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कई कंपनियां जो है वो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, और ये काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए। और अगर हम डेटा की बात करें, डेटा में तो आपको दिख सकता है कि ये 1 महीने का जो रिपोर्ट है, पिछले 1 महीने की, ट्विटर ने 50% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। इलॉन मस्क ने, जिसने $44 बिलियन में ट्विटर को एक्वायर किया है अभी कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम से डील फंसी पड़ी थी, लेकिन फाइनली उन्होंने एक्वायर कर दिया है। और आते ही वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस, उन्होंने $44 बिलियन खर्च किए हैं ट्विटर को खरीदने के लिए। ठीक है, तो लॉस में तो ऑपरेट नहीं करेंगे वो। ठीक है, वो अमाउंट जो कि उन्होंने काफ़ी जगह से डेप्ट लिया है बेसिकली। ठीक है, अपने टेस्ला के शेयर भी उन्होंने बेचे हैं इसको एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो ट्विटर को आते ही उन्होंने 50% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। अगर मैं कहूँ तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक ट्वीट पढ़ रहा था, जिसमें कि एक ट्विटर का एम्प्लॉय था, वो कह रहा था कि मैं सुबह तैयार हुआ, ठीक है, लंच वंच लेके मैं घर से निकल गया था ऑफिस के लिए। ट्विटर का एम्प्लॉय, उसको बीच में फ़ोन आता है अपने हेड का कि सर आप निकल गए ट्विटर, ओ घर से आप निकल गए ट्विटर के लिए, ऑफिस के लिए। तो कहता है हाँ जी सर मैं तो निकल गया हूँ। तो कहते हैं आप वापस चल जाइए, आपको निकाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदी तरीके से वो चल रहा है यहाँ पे मार्केट में, कितनी बुरी तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है विदाउट इतनी नोटिस पीरियड, और ये काफ़ी बुरी बात है। और नीचे भी आप डाटा देख सकते हैं कि किस कंपनी ने कितने कितने एम्प्लॉयज़ को निकाले। 1 महीने की रिपोर्ट है, सिर्फ 1 महीने की, जो भी करंट महीना गया है। ठीक है, अगर हम मेटा या एप्पल की बात करें, मेटा ने भी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाला है, पर अभी डिस्क्लोज नहीं है। पर ठीक है, अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल ने हायरिंग को फ्रीज़ करा है। अब हायरिंग फ्रीज़ करने का मतलब अब ये नहीं कि चलो एटलीस्ट उन्होंने लोगों को निकाला तो नहीं, हायरिंग फ्रीज़ करी है। हायरिंग फ्रीज़ करने का मतलब ये एक तरह से यही होता है कि जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनका एट्रिशन रेट होता है। एट्रिशन, बड़ी कंपनीज नहीं, एक तरह से हर कंपनी में एक एट्रिशन रेट होता है। एट्रिशन रेट क्या होता है कि हर महीने कितने लोग एम्प्लॉयज़ जो है उनको छोड़ के जा रहे हैं। और ये आईटी सेक्टर में तो 10 to 15% है, मतलब हर महीने 10 से 15% लोग जो हैं आईटी सेक्टर में कंपनीज को छोड़ के जा रहे हैं और दूसरी कंपनी स्विच कर रहे हैं। इसलिए जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनकी हायरिंग जो है चलती रहती है, ऑनगोइंग चलती रहती है, कि उनको पता है कि एट्रिशन रेट जो है उनका कितना है और उनके कितने एम्प्लॉय को छोड़े जा रहे हैं। इसलिए अपनी उनकी कमी ना पड़ जाए एम्प्लॉयज़ की, एट्रिशन रेट मतलब जितने छोड़े जा रहे हैं, इसलिए वो न्यू लोगों को हायर करते रहते हैं। उनमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। इसलिए हमें दिख रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आईटी सेक्टर जो है वो लॉस में, काफ़ी उनके जो स्टॉक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अगर एप्पल ने अपनी हायरिंग को फ्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये रहने वाला है कि उनके जो एट्रिशन रेट के हिसाब से अगर बंदे उनको छोड़ के जाते हैं तो ओवरऑल उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वैसे भी कम होने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में ना अगर वो एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं तो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, उनके शेयर्स गिरने के चांसेस होते हैं और एक नेगेटिव इमेज बनती है कि वो लॉस में है या फिर वो अच्छा नहीं करेंगे कुछ आने वाले टाइम में, इसलिए वो जस्ट हायरिंग को फ्रीज़ कर देते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हर कंपनी जो है किसी न किसी तरीके से लोगों को निकाल रही है। और अगर हम बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन की बात करें, तो सबकी हालत अभी ख़राब दिख रही है हमें, क्योंकि सबकी कंडीशन अच्छी नहीं है, सबकी इकोनॉमी जो है गिरती जा रही है।
और कई कंट्री का कहना है कि वह ग्लोबल वो रिसेशन को जो है फेस कर रही है अभी करंटली, और वो काफ़ी बुरी कंडीशन उनकी हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के टॉप ऑफिशियल जो है उनका कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है रिसेशन को नहीं हिट करेगी। हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है थोड़ी उनकी ग्रोथ जो है कम रहे, कुछ परसेंट कम रहे, लेकिन वो जो है रिसेशन को फेस नहीं करने वाली, ऐसा कहना है टॉप लीडर्स का। और एज़ पर डेटा की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेट निकाला था, काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं कि उनके हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी रहने वाली है वो 7 to 8 के आसपास रहने वाली है। तो बाकी कंट्रीज़ और इंडिया के ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल हैं, उनका भी कहना यही है कि इंडिया जो है रिसेशन को हिट नहीं करने वाला है, इंडिया में रिसेशन नहीं आने वाला है। ठीक, और ऐसा होता हुआ हमें दिख भी रहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उनकी बैंड बजी पड़ी है, यहाँ पे काफ़ी बुरी सिचुएशन में वो है। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो अभी स्टेबल दिख रहा है, ठीक है, इतना कोई डाउनफॉल नहीं आया उसमें। और ये बेसिकली हो सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है काफ़ी आ रहा है, और रेपो रेट्स भी जो है उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो इस वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। सो एज ए इंडियन तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अगर हमें रिसेशन हिट नहीं करेगा, पर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है ना, ये सब बाकी फैक्टर्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। भले हाँ कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना वर्ल्ड बाकी अदर कंट्रीज़ पे पड़ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट तो हमें भी पड़ रहा है बेसिकली। सो वो तो आगे वक्त बताया कि आगे हमारी इकोनॉमी जो है कैसा परफॉर्म करती है। जो आरबीआई जो कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है रिसेशन को नहीं हिट करेगी, लेकिन फिर भी वो बार बार अभी तक 4 बार रेपो रेट्स को बढ़ा चुका है, ठीक है। तो वो तो आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल्दो आई नो कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वॉइस इशूज़ थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट जैसे जैसे वीडियोज़ आगे आती रहेंगी वैसे वैसे ये सब चीज़ें भी सॉर्ट आउट होती जाएंगी।